सो आओ पेट के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट फोटो लेते जाना, आप लिखना नहीं है, ठीक है। समझेंगे केमिस्ट्री, और इतना हम पढ़ा रहे हैं आप इतना पढ़ लो, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आने, 2 क्वेश्चन आने मैक्सिमम, क्योंकि 5 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आना है। 5 नंबर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आने, 2-2 क्वेश्चन आएंगे या 1-1 क्वेश्चन आएंगे, मतलब किसी से 2 आएंगे, किसी से 2, 1 से 1 आएगा, ऐसा होगा मैक्सिमम बस, ठीक है। देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में, कुछ चीज़ समझते हैं। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं परमाणु, और इसको हम कहते हैं, सिर्फ सुनना, बातें ना करना, और बोलो देखो बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनना, परमाणु क्या होता है आप सबको पता है कि मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, एक ऐसा भाग जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही क्या कहलाता है परमाणु। मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है किसी पदार्थ की, परमाणु, एटम। एटम छोटा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, समझेंगे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, क्लियर। अब मान लो ये एटम है, अब इसी एटम के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले इसके बारे में समझते हैं, हम बताते हैं कहाँ क्या होता है। सुनो पहले देख ही लो, एक इंसान थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, इस पे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं अल्फा प्रकीर्ण, प्रकीर्णी कहते हैं ना, प्रकीर्ण एक्सपेरिमेंट को कहते हैं, जो भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, परीक्षण। ओके सुनना, सबसे पहले किसी भी मैटर की पदार्थ सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, इसी वजह से क्या हुआ, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या, अल्फा स्कैटरिंग, इन्होंने अल्फा रेस डाली, तो इन्हें देखा कुछ रेस तो कैसी निकल गई, सीधी, और कुछ जो थी वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो गई। तो इन्हें पता चला क्या कि बीच में कोई एक ठोस या सॉलिड पार्ट है, उसी सॉलिड पार्ट को क्या कहा गया, न्यूक्लियस या नाम। इतना क्लियर है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर क्या रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि एटम किस किस से मिलके बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और, क्लियर है यहाँ तक। अब आता है यहाँ पे, अब लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे प्रोटॉन की किसने की है, वाह, रदरफोर्ड। और इसकी एक मिनट अपना, रदरफोर्ड ने नाम दिया था, और खोज किसने करी है, गोल्ड स्टीन। क्या रखना, 2 लोगों के नाम आते हैं। नाम किसने दिया प्रोटॉन का, रदरफोर्ड ने, और खोज किसने करी है, गोल्ड स्टीन। क्लियर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, चार्जलेस होता है या न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी चाहिए। यहाँ सबको क्लियर है, तक क्लियर सबको। सुनना फिर से बता रहा है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, एटम। एटम किस किस से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। इतना के लिए सबको। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन, और नाम किसने दिया था, और न्यूट्रॉन की कैडविक। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है।
उदासीन होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं फोर्स। ये क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? तो ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा होता है? नाभिकीय बल। वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, वीकेस्ट फोर्स केमिस्ट्री में कौन सा होता है? वीकेस्ट फोर्स जो है वो केमिस्ट्री में, तो ये कौन सा होता है? वंडर बॉल। क्लियर? इतना सबको? कोई डाउट है इसमें? नहीं। सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल किस में लगेगा? नाभिक में। और नाभिक में क्या क्या होते हैं? क्लियर? इनके बीच लगने वाला बल कौन सा है? नाभिकीय बल है। किन्हीं दो वस्तुओं के द्रव्यमान से जो बल लगता है वो कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण। लिखा है F=G(m1m2/r²) लिखा है ना। सबसे कमजोर बल ग्रेविटेशन। और सबसे वीकेस्ट जो केमिस्ट्री में है वो कौन सा है? वंडर। यहाँ तक क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक सबको एलिमेंट। एलिमेंट को हिंदी में हम कहते हैं तत्व। तत्व को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? क्वेश्चन ये आया हुआ एक्स जेड और ए। एक्स जेड ए। यहाँ ऐसे सेम इसी में लिखते हैं हम, जिसमें जेड क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और एक्स क्या करता है? एलिमेंट या तत्व। और ए क्या करता है? रिप्रेजेंट एटॉमिक मास। मास है ये क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। समझ में आया? क्वेश्चन ये भी आ चुके हैं। हम एटॉमिक नंबर को किससे प्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट को एक्स से, एटॉमिक मास को ए से। यहाँ तक क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारा क्लोरीन लिखा 17 और यहाँ पे 35। 17 क्या है? एटॉमिक नंबर। 35 क्या है? एटॉमिक मास। क्लोरीन क्या है? एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं? अच्छा, ये फोटो लेना हो तो ले लो आप, हम फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ था? एक्स रिप्रेजेंट में जाती है। देखो जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? यहाँ ए क्या होता है? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। और द्रव्यमान किसके बराबर होता है? P+1। देखो कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसका द्रव्यमान उसके सेंटर पे होता है। और परमाणु के सेंटर पे क्या है? नाभिक, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या है? तो द्रव्यमान क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 17Cl35, तो हम पूछे इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो एटॉमिक नंबर इतना होगा, प्रोटॉन की संख्या भी इतनी ही होगी, है ना। अच्छा, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है मतलब उदासीन है, और जब चार्ज नहीं है मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तभी तो चार्ज कैंसिल होगा। खुद सोचना, जब प्रोटॉन किसके बराबर होंगे? इलेक्ट्रॉन के, तभी तो कोई चार्ज नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, या अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। पता होगा ना? तो इलेक्ट्रॉन लेने पे नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन देने पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना वैसा, ठीक है। पी कितना है? 7। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता, सॉरी, प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं होते, इलेक्ट्रॉन में चेंजेस होते हैं। अगर एटम कैसा है? न्यूट्रल है, उदासीन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? P+n। तो हम ये कहें कि हम इसमें से अगर P हटा दें तो क्या मिल जाएगा? भाई ये P+n है और ये P है। 35 में 17 जाएंगे, कितना बचेंगे? समझ में आया ना? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। 3 चीज़ें। आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसो बार क्या होते हैं?
आइसोटोप्स क्या होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी वो क्या होंगे, आइसोटोप। जैसे 1H1 1H2 हाइड्रोजन के आइसोटोप है, ठीक है। और जिसमें एटॉमिक मास कैसा होगा भाई, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, मतलब क्या, एटॉमिक नंबर बराबर है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वही क्या है, तो हम देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, यहाँ का एटॉमिक नंबर बराबर है। जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा वो क्या होंगे, आइसोटोप। जिसका एटॉमिक मास सेम होगा वो क्या होंगे, आइसोबार। क्लियर है। जैसे कि ऑर्गन 18 होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है 40, और कैल्शियम कितना होता है 20, इसका भी क्या है 40। तो आप देख रहे हो इनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन इनका एटॉमिक मास जो है वो बराबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन आएगा ये भी आ सकता है बिल्कुल, कि जिनकी परमाणु संख्या बराबर होती है वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। समरूप कहते हैं इसको, सममासिक कहते हैं, है ना, समस्थानिक कहते हैं। हाँ, ये समस्थानिक और ये समभारक, हाँ जो भी है हिंदी में समझ लो। समस्थानिक क्यों है, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एक स्थान पर रखे जाएंगे, और जिनका भार सेम है वो समभारक हो। समझ में आया। तो जिनका भार सेम होता है वो समभारक होता है, जिनका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या सेम होती है वो समस्थानिक होता है। क्लियर है। आया। इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, है नहीं है, इतना आ गया। एक सेकंड हम सवाल ही पूछ लेंगे, तो ये बता दो एटॉमिक नंबर को किससे प्रेजेंट करते हैं, जेड से। एटॉमिक मास को ए से, एलिमेंट को एक्स से। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन किसके बराबर होंगे अगर चार्ज नहीं है तो, कोई इलेक्ट्रॉन के। और अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा। प्रोटॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। जिसमें एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक, आइसोटोप्स। और जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, समभारक या आइसोबार। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक हो गया। अब क्या आते हैं, एसिड, बेस और साल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड, बेस एंड, इसको हम कहते हैं अम्ल, क्षार और, पहले लिखो एसिड। एसिड क्या होते हैं, पॉइंट वाइज लिखवा दे जा रहे हैं, लिखना जो जल में H पॉजिटिव आयन आवेश, जो वाटर में H पॉजिटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। पहला, जैसे कि अगर HCl है तो ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl। H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो HCl क्या है, एक एसिड है। मैंने लिखा H2SO4 तो ये किसमें, 2H पॉजिटिव प्लस SO4, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, H पॉजिटिव, ये दोनों क्या हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इनका टेस्ट कैसा होता है, तो ये होते हैं सोर, मतलब ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। तीसरा, एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। क्लियर। नेक्स्ट, ये मेटल या धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज या निष्कासित करते हैं। क्लियर। 4 पॉइंट। मेन कौन कौन से एसिड आते हैं सुनना आप, HCl। आप पता है HCl कहाँ से निकलता है,
एक तो हमारे स्टमक में HCl होता है मैं आमाशय में, है ना पहला। दूसरा, इसको एज अ क्लींजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं, टॉयलेट वगैरह में जो यूज़ करते हैं तो कौन सा एसिड होता है, HCl ही होता है पहला। दूसरा देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बैटरी में। और जो अम्लीय वर्षा होती है ना, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में भी कौन सा होता है रिस्पॉन्सिबल, H2SO4। और देखो तीसरा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता, लाल चींटी में, रेड एंड लाल चींटी में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। और देखो ऑक्सैलिक एसिड, इससे क्या होता है, स्टोन या पथरी किसकी होती है, सोडियम कैल्शियम ऑक्सलेट की, ठीक है। स्टोन होता है ऊपर से, किसमें पाई जाती है, टमाटर में या पालक में, कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तभी कहते हैं ना कि स्टोन हो जाती है टमाटर खाने से, पालक खाने से, एसिड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, बेस या फिर क्षार, उल्टा। जो जल से क्या होता है, एसिड क्या होते हैं, जो जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो बेस क्या होंगे, जो जल में OH नेगेटिव, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये वाटर में OH नेगेटिव आयन, ये H पॉजिटिव देते हैं, ये OH नेगेटिव देते हैं। जैसे मैंने लिखा NaOH या फिर KO। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे, और ये कैसे होते हैं टेस्ट में, बिटर या फिर कड़वे होते हैं। नेक्स्ट, ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में करते हैं, रेड में, और ये रेड लिटमस पेपर को किस में करते हैं, ब्लू में। क्लियर। लिटमस पेपर काय का बना होता है, लाइकेन का। कितनी बार समझाया, ऐसा नहीं करो, ठीक है। ये हो गया एसिड बेस, ठीक है। अब देखो साल्ट। साल्ट क्या होते हैं, जो एसिड प्लस किससे बने होते हैं, तो एसिड प्लस बेस से मिलके क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे, एसिड क्या है HCl, बेस क्या है NaOH। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा, NaCl, जो कौन सा होता है, कॉमन साल्ट या टेबल सॉल्ट, जो आप घर पे नमक यूज़ करते हैं वो कौन सा है, NaCl। और क्या निकल जाएगा, वाटर। ये होते हैं सॉल्ट। एंड इतना याद कर लो, एसिड बेस सॉल्ट में काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। इसके हम कुछ नाम है वो हम लिखवा देंगे, बॉसिंग सोडा क्या है, कास्टिक सोडा क्या है, सब आपको लास्ट में अभी लिखवा ही दे रहा है, सब तो लिख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये फोटो ले लें आप, हम समझा रहे दोबारा सुने। एसिड क्या होते हैं, जो वाटर में H पॉजिटिव आयन देते हैं, पहला हो गया। टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। किस कलर के लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। लिटमस पेपर काय का बना होता है, लाइकेन का, ठीक है। मेटल से रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं, और मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करके CO2 गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, दोनों। HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों का नाम याद रख लो, HCl और H2SO4, ये दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है। और ये NaOH और KOH कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। दो याद कर लो, काफी, ठीक है। आंट में, चींटी में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक। टोमेटो में, पालक में, या फिर स्टोन जो बनी होती है वो काय की बनी होती है, ऑक्सैलिक। क्षार क्या होते हैं, जो पानी में OH नेगेटिव आयन देते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, NaOH और KOH। टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे या बिटर होते हैं। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। साल्ट क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से मिलकर बना होगा, और इसके अंदर क्या रिलीज होगा, वाटर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि NaCl कैसा सॉल्ट है, मतलब इसमें जो एसिड है वो मतलब हाईली एसिडिक है या थोड़ा सा कम है, लो। कैसे याद करोगे आप, तो इन दोनों से ही। अगर आपको कहीं Cl और SO4 मिल जाए तो ये हाईली एसिडिक होगा, और कहीं आपको K और Na मिल जाए तो हाईली
बेसिक होगा। यहाँ पे Na आ रहा है तो ये बेस भी कैसा है, हाई, और Cl भी आ रहा है तो एसिड, ये एसिड भी कैसा है, तो ये हाईली एसिडिक और हाईली बेस से मिलके क्या बना है, क्लियर। चार चीज़ें रखनी है। अगर आपको क्लोरीन या सल्फ्यूरिक SO4 मिले या Cl मिले तो ये हाईली एसिडिक होगा, और Na या K मिले तो ये हाईली बेसिक होगा। तो यहाँ पे Na है तो हाईली बेसिक है, और Cl भी है तो हाईली एसिडिक है। क्लियर है यहाँ तक, आ गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये फोटो तो ले ली थी इसकी। कुछ फॉर्मूले लिखो जो पिछली बार आए थे। देखो जैसे कि लिखना कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तीन हो गया। इसके अलावा क्विक लाइम, इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में आप सर्च कर लेना थोड़ा सा। स्लिक्ड लाइम, चौक, मार्बल और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर विनेगर। ठीक है, इनके फॉर्मूले लिख लेना जरा। देखो कास्टिक सोडा क्या होता है, क्या हो गया, पढ़ाते हैं। देखो क्विक लाइम क्या होता है, CaO, स्लिक्ड होता है CaOH का होल टाइप, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, वॉशिंग होता है Na2CO3, चौक होता है CaCO3, मार्बल्स भी होती है CaCO3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH का होल टाइप, विनेगर होता है CH3COOH, है ना। और ठीक है, छोड़ो देखिए। एक आध दो और याद आ रहा हो तो आप लिख लेना, ठीक है। पिछली बार इसका आया था वॉशिंग सोडा का, ठीक है। ये लिख लें आप, या फोटो ले लें इसकी, जैसे भी कंफर्टेबल हो। देख पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक आवर्त के बाद फिर से प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं, दैट इज नोन एज आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल प्रत्येक पीरियड के बाद होती है। सुनना, इसके पहले बहुत सारे टेबल्स बनाएंगे, जैसे कि डॉबर्नियर की सबसे पहली उन्होंने दी थी ट्रायोड थ्योरी, त्रियक सिद्धांत। इन्होंने बोला था पहले का और तीसरे का जो औसत होगा वो दूसरे के द्रव्यमान के बराबर होगा, लेकिन वो थ्योरी भी फेल हो गई। और वो किसकी बेस पे थी, परमाणु द्रव्यमान, इसलिए फेल हो गई। सेकेंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक सिद्धांत आया था न्यूलैंड का, ठीक है। और वो अष्टक सिद्धांत में था कि 7 के बाद 8 का प्रॉपर्टी फिर से 1 की 8 के बराबर हो, ठीक है। इसमें वो भी फेल हो गया, क्यों, 7 या 8 56 एलिमेंट तक निकाल पाए, वो भी उसके बाद उनकी भी थ्योरी फेल हो गई। और वो भी किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे, दोनों परमाणु द्रव्यमान पे दोनों फेल हो गए। और लास्ट में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, ये किसने दी है, किसने दी है, मोसलिन। इसका आधार किसको माना गया, एटॉमिक नंबर को। इसमें जो वर्टिकल कॉलम थे इसको क्या कहा गया, ग्रुप को कहते हैं जो भी, और जो हॉरिजॉन्टल थे उसको क्या कहा गया, आवर्त पीरियड कहा गया, ठीक है। तो लाइट ये हो गया, पीरियड कहा गया, ठीक है। टोटल कितने ग्रुप थे, हाँ, और पीरियड कितने थे, 7। क्लियर है यहाँ तक। एलिमेंट आएंगे तो एलिमेंट्स कितने, 100, हाँ, ठीक है।
इन एलिमेंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मतलब धातु, अधातु और उपधातु, इन 3 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें भी कुछ ग्रुप्स है, देखना आप। जैसे एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? पहला और दूसरा। पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 13 से लेके 18। डी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? 3 से 12। और एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक है? 58 से 70। और एक्टेनॉइड कहाँ से कहाँ? 90 से 103। क्लियर? और जो एक्टेनॉइड है इनको ही क्या कहा जाता है? सारे के सारे कैसे हैं? रेडियो। इसमें सिर्फ एक होता है लास्ट वाला, है ना? नेक्स्ट देखते हैं। सुनना फिर से बता दे रहा हूँ, परेशान नहीं होना, ऐसा घबराना नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है? मोजले ने। इनका आधार क्या था? जबकि इसके पहले जो आए थे उनका आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान सबका, इसका परमाणु संख्या था। जो वर्टिकल हुए कॉलम्स उसको क्या कहा गया? ग्रुप। हिंदी में कहते हैं समूह, वर्ग, समूह, जो भी कहते हो लिख लेना भाई। इसको हम कहते हैं वर्ग या आयत है जो भी, और इसको हम कहते हैं आवर्त। तो वर्टिकल जो थे ऊर्ध्वाधर जो नहीं, वर्टिकल कहते हैं लंबवत नहीं, वर्टिकल कहते हैं उल्टा कह रहा हूँ, ये ऊर्ध्वाधर कैसे हो जाएगा? सॉरी, सही, क्षैतिज होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है उल्टा बोल कहते हैं आप। वर्टिकल होता है ये, हाँ, तो उसको क्षैतिज कहते हैं, उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। अरे यार सुन लो, ऐसा है, ठीक है। जो ये है ये वर्टिकल है और जो ऐसे में ये हॉरिजॉन्टल। अब ठीक है, इससे याद कर लेना, ये इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे बस, ठीक है। जो भी हम हिंदी थोड़ा सा भूल जाते हैं कभी कभी। वर्टिकल जो होते हैं उसको कहते हैं हम, टोटल कितने ग्रुप हैं? 18। और हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो पीरियड कितने हैं? 7। क्लियर तक? एलिमेंट टोटल कितने हैं? 18। और ये एलिमेंट को कितने पार्ट डिवाइड किया गया है? 3। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कितने ब्लॉक हैं? 4। एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? 1 और 2। पी ब्लॉक में 13 से 18। डी ब्लॉक में 3 से 12। और एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड। ठीक है, सुनना ना। इसमें से जो फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं हम अल्कली मेटल, और सेकंड ग्रुप को कहते हैं हम अल्कलाइन अर्थ। इसको हम कहते हैं साइज से क्षार, मृदा, धातु। और इसको क्या कहते हैं हम? ग्रुप 1 के सारे तत्वों को सिवाय हाइड्रोजन के सारे धातुओं को क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 के सारे को अल्कलाइन अर्थ मेटल। 17वें ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है? हेलोजन। और 18वें ग्रुप को नोबल गैस या निष्क्रिय गैस है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ये लिख ले, हम समझाते हैं थोड़ा सा। ये लिखो इतना। ये समझ में आया सबको? इसमें कोई डाउट है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है? मोसले ने। किस बेस पे बनाई गई? एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, कितने ग्रुप हैं? वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप। हॉरिजॉन्टल को पीरियड। कितने पीरियड हैं? 7। लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 58 से 71 तक। और एक्टिनॉइड कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 90 से 103 तक। लेंथेनॉइड किसके बाद से स्टार्ट होते हैं?
लेंथेनियम के बाद से, और एक्टिनॉइड एक्टेनियम के बाद से। नाम वही है, सेम ही है, अलग अलग, ठीक है। इसके अलावा एस ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप को प्रेजेंट करता है? पहले दूसरे को पी ब्लॉक 13 से 18, डी ब्लॉक 3 से 12 और एफ ब्लॉक लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड। क्लियर है यहाँ तक? एक रफली बनाएंगे हम डायग्राम। ऐसी रफली ही है, दिमाग ही लगाना ज़्यादा। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम, ठीक है। ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18, और ये कौन सा है? पहला, और ये दूसरा। बीच में कहाँ से कहाँ तक है? 3 से लेके 12 तक। और यहाँ पे ये 2 डिवाइडेड है ना, लगभग ऐसे दिखती है आपकी आवाज़ सारणी, ठीक है। सुनना, इसमें क्या है? इसमें ये जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, ये जो एलिमेंट है कितने हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 एलिमेंट की जो बेल्ट है, इसको ही हम क्या कहते हैं? मेटेलॉइड या उपधातु। वो होती है इसकी प्रॉपर्टी धातु और अधातु के बीच की हो। सुनना, ठीक है। इसके इस तरफ वाले ये जो ब्लू टिक हैं, ये सारे क्या हैं? अधातु, ठीक है। और इस बेल्ट के इस तरफ वाले सारे ये जो है यहाँ पे जो भी हैं, ये सब क्या है? लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा है जो कैसी है। तो सुनना, ये टेबल्स कुछ हद तक समझ में आ रही हुई शायद से। एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? धातु। लेकिन सिर्फ एकमात्र एलिमेंट जो क्या है? अधातु। कौन सा है? हाइड्रोजन, ठीक है। पहला ये हो गया भाई एस, और ये पहले और दूसरे ग्रुप को क्या कहा जाता था? एस ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक और इसको एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? मेटल भी आते हैं, देखो, और मेटलॉइड भी आते हैं और नॉन मेटल भी आते हैं। एस ब्लॉक में क्या क्या आते हैं? धातु और अधातु। लेकिन सिर्फ इकलौती एक अधातु आती है, कौन सी? हाइड्रोजन। डी ब्लॉक में सारे के सारे धातु, मेटल आते हैं, और एफ ब्लॉक में डी मेटल सब। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सुनना, अभी फ़िलहाल के लिए याद कर लेना, सिर्फ समझाने का टाइम नहीं है अभी, इसलिए ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ जो है वो ठीक है, और ऐसा नहीं, यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ एरो बना, मतलब वहाँ की ओर जा रहे हैं हम, ऊपर से नीचे की ओर साइज़ बढ़ेगा, और दाएं से कहाँ जा रहा है? बाएं की ओर, तो साइज़ इतना से ज़्यादा, ऊपर से नीचे आने पे साइज़ बढ़ेगा, और इस साइड से उस साइड जाने पे साइज़ कम होगा। क्लियर? साइज का अंतर, पहली बात। दूसरा सुनना, इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिलहाल की ये दोनों याद कर लो, बाद में समझा देंगे क्या होता है। समझने वाला पूछना है तो समझा देंगे, ठीक है। ये समझ आया? नीचे आने पे क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने पे साइज कम हो। इसका उल्टा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब क्या है? नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कैसी होगी? कम होगी, और यहाँ से यहाँ जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टा होता है। इतना याद रहेगा। ग्रुप में भाई, ग्रुप में ऊपर से
नीचे जाने पे साइज बढ़ता है और पीरियड में यहाँ से यहाँ राइट टू लेफ्ट जाने पे साइज कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी उल्टी है, क्या? ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और यहाँ से जाने पे बढ़ती है। उल्टा याद रखना, इतना रिलेशन एक याद कर लो, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट होता है, इतना याद रखना। क्लियर है? हाँ तो क्लियर है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से ग्रुप के पाए जाते हैं? 17 ग्रुप। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हेलोजन। अभी लिखवाया हेलोजन कहा। यहाँ तक क्लियर है? ये 2 पॉइंट याद रखने बस कि पीरियड में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है और साइज बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, और पीरियड में यहाँ से यहाँ जाने पे साइज कम होता है और साइज कम हुआ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इतना सा याद रखना है। क्लियर है? एक हेडिंग और लिख लो, कंप्लीट है केमिस्ट्री में। इतना पढ़ के जाना है, याद करके बना पढ़ लेना था, ध्यान नहीं रहा, हमने रफ कर दिया। लास्ट है, देख लेना आता है क्या? मेटल्स। जो पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं आप इतने पॉइंट तो एटलीस्ट याद करके जाना। मेटल्स क्या होते हैं? पहला, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लॉस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। जो भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटल। सेकंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पे चार्ज कैसा आता है? धनात्मक या पॉजिटिव आता है। तीसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनका क्या हुआ होता है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपने आप में क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। फिर सुनना पूरा। मेटल्स क्या होते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देने पे चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनका क्या हुआ होता है? और जिनका ऑक्सीडेशन हुआ होता है वो अपने आप में क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? बेसिक या फिर क्षारीय। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, 6वां पॉइंट, ये कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं, है ना। और कैसे होते हैं? डक्टाइल। मेलिएबल मतलब होता है पतली शीट में कन्वर्ट हो जाना, और डक्टाइल मतलब होता है तन्य होना, ठीक है, इसको बोलते हैं। और 8वां, ये ऊष्मा या फिर विद्युत के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्लियर है? सबसे ज़्यादा मेलिएबल डक्टाइल कौन सा होता है? गोल्ड। सबसे ज़्यादा। आप 1 ग्राम सुना लो, उसको बहुत लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सुनना फिर से। एक कोई चीज़ मिस कर गए, एक्सेप्शन। सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं, सिवाय किसके? ये कैसा है? एक्सेप्शन ही कुचालक होता है, ठीक है। सुनना फिर से। मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने पर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनका क्या हुआ होता है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। इसको शायद से अपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण नहीं कहते, जो भी है। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होता है वो अपने आप में क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। उपचायक बोलते हैं, अपचायक, हाँ अपचायक होते हैं, ठीक है। इसको अपचायक कहते हैं, लिख लेना भाई, अपचायक, ठीक है। सुना, मेटल्स की जो ऑक्साइड होती है वो किस नेचर की होती हैं? बेसिक नेचर की होती हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल को हम हिंदी याद करके आए थे कि क्या होती है, भूल गए। आघात वर्ध्यता, ऐसा कुछ कहते हैं, समझ लेना, ठीक है। डक्टाइल क्या होता है? तन्य होता है, ठीक है, ये होता है। और जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं ना, इनमें करंट और हीट बड़ी आसानी से फ्लो कर जाती है, सिवाय किसके? लेड के। लकड़ी में क्या एक तरफ करंट लगाओ दूसरी तरफ करंट आएगा? नहीं आएगा, इसलिए बोर्ड लकड़ी के भी बनाए जाते हैं। तो कैसे हैं? कुचालक हैं, तो किस में आएंगे? अधातु में आएंगे। क्लियर है? ऐसा लोहे में करंट लगता है, हाँ, तो कैसे में आएगी? धातु में आएगी, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हो गए मेटल्स। दूसरी तरफ लिख लो नॉन। इसका जस्ट उल्टा, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे?
गेन। इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन होगा। इस ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ये ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, जस्ट उल्टा करते जाना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, ये मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते, ठीक है। सातवां, ये ऊष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक, और ये विद्युत प्लस, इसको कहते हैं हम हीट, इसको कहते हैं हम करंट, के कैसे होते हैं, सुचालक या फिर इंस्यू, सिवाय किस किस के, ग्रेफाइट कैसा है, एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट में कंडक्ट होता है, ये कैसा है, एक्सेप्शन है। सुनो दूसरा 8वां पॉइंट, इसमें भी लिख लेना, इसमें भी, इसमें कुछ छूटा है क्या, अच्छा इकट्ठा लिख दिया, चलो ठीक है। ये कैसे होते हैं, सुनना, ये होते हैं या ये लस्टर शो करते हैं, चमकीले होते हैं, हाँ है ना, और ये चमकीले नहीं होते, सिवाय किस किस के, डायमंड और, क्लियर है। और नेक्स्ट एक पॉइंट और देख लेना यहीं पे साइड में, ये होता है मेटलॉइड। तो मेटलॉइड कितने टोटल, 7, कौन कौन से हैं, बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना, और एंटीमनी Sp, है ना, और आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये 7 ही हैं जो क्या हैं, मेटलॉइड है। बाकी के जो मेटलॉइड के उस तरफ वाले हैं वो नॉन मेटल, मेटल के इस तरफ वाले हैं वो मेटल। ये होती है केमिस्ट्री कंप्लीट। आपने इतना पढ़ लिया तो पैट के पेपर में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। एंड थैंक यू।